नमस्कार मित्रों आज फिर एक दो ऐसे भाइयों की कहानी से बात शुरू करते हैं जिनका दखल पत्रकारिता में और साहित्य में एक साथ चरम पे रहा था। आज मैं जिस शख्स का जिक्र आपके सामने कर रहा हूँ, इन दिनों चर्चा में भी हैं, यद्यपि वो दोनों भाई अब नहीं हैं, लेकिन चर्चा में हैं दोनों भाई, आर.के. लक्ष्मण और आर.के. नारायण। आर.के. नारायण से आप परिचित हैं दो बातों के कारण। एक उनकी फिल्म और उनका उपन्यास गाइड, और दूसरा मालगुडी डेज जैसा धारावाहिक। दोनों बातें अद्भुत, विलक्षण, और उनकी विलक्षणता पर कोई भी आपत्ति, कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता उठ जाए। और उनको महानायक, जहाँ तक फिल्मी पटकथा का और जहाँ तक एक उपन्यास कला का था, उनको महानायकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। और दूसरे भाई आर.के. लक्ष्मण। आर.के. लक्ष्मण का सबसे बड़ी बात ये थी कि उसको बहुत सारे लोग हास्य का कार्टूनकार मानते रहे। वेरएज़ ऐसा कुछ नहीं था। वो हास्य को बिल्कुल ही वो पसंद ही नहीं करते थे। वो कहते थे कि जो मुझे हास्य की कैटेगरी में ले जाते हैं, उस वर्ग में रखते हैं, वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं उनसे बात करना पसंद नहीं करता। और आर.के. लक्ष्मण की स्थिति ये थी कि उनका एक पात्र था कॉमन मैन, और कॉमन मैन को उसके माध्यम से वो अपना कार्टून बनाते थे। और कार्टून की जो टिप्पणी होती थी नीचे दी हुई, वो एक कॉमन मैन की विशिष्ट परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया, रिएक्शन के रूप में वो व्यक्त होती थी। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये बात आ गई कि आर.के. लक्ष्मण नहीं रहे। वो एकमात्र सुधीर दर और आर.के. लक्ष्मण दो ऐसे कार्टूनकार हुए हैं जिनकी कार्टूनों की पुस्तक छप गई। पुस्तक नहीं, पुस्तकें अब बाकायदा छपीं और उनकी चर्चा हुई। और कार्टून कला पर भी, कार्टून पत्रकारिता पर भी बड़ी गहरी चर्चा हुई। और वहीं ये आर.के. लक्ष्मण ने स्पष्ट किया था कि इसमें आपको दीवार तो खींचनी पड़ेगी, इसमें विट जो है वो अलग है। और मुझे उनका एक लेक्चर याद है, दिल्ली में मैंने सुना था, एक किसी समाचार पत्र का ही कोई वार्षिक समारोह था, तो उसमें आर.के. लक्ष्मण को सम्मानित किया गया था विशेष रूप से बुलाकर, और उनसे कुछ अपनी ज़िंदगी के संस्मरणों की बात कही गई थी। थोड़ा सा आप इस बारे में विस्तार से विचार डालिए कि आप क्या महसूस करते थे। तो उस शख्स ने उदाहरण दिया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का उदाहरण आपको इसलिए कि रुचिकर है, आपसे बांट लेना चाहिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने समय के बहुत बड़े साहित्यकार थे, बहुत बड़े उपन्यासकार, नाटककार, दोनों विधाओं में उनका चरम था, और निबंधकार भी थे। उनके बहुत सारे उपन्यास बाद में पाठ्यक्रमों में भी लगे रहे, लोगों ने पढ़े हैं, अधिकांश लोगों ने पढ़े हैं। नाम सभी उनका, सभी वाकिफ़ हैं, जो लोग साहित्य का सरोकार रखते हैं वो वाकिफ़ हैं। मर्लिन मुनरो का नाम भी सभी लोग जानते हैं कि अपने समय की सर्वाधिक लोकप्रिय हॉलीवुड की अभिनेत्री। मर्लिन मुनरो ने उनकी जब प्रशंसा की बातें सुनी तो वो स्वयं इनके पास प्रपोजल लेकर गई कि मैं जॉर्ज तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्रपोज उसने किया। तो जॉर्ज का सवाल था कि क्यों शादी करना चाहती हो। कहती है आप अंदाज़ा लगाओ जॉर्ज कि जो संतान होगी मेरे जैसी खूबसूरत होगी और तेरे जैसी बुद्धिमान, तो वो संतान कितनी बड़ी एक दुनिया रच देगी, नई दुनिया रच देगी, और वो लोकप्रिय कितनी होगी, इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए। जॉर्ज हंस पड़े। उन्होंने कहा बात तो ठीक है, मैं मानता हूँ, प्रपोज़ल भी मुझे बुरी नहीं लगी, मैं अभी स्वीकार करने में थोड़ा सा वक्त ले सकता हूँ, मुझे हिचकिचाहट है, मेरी कुछ हेजिटेशंस हैं, लेकिन मैं डरता हूँ इस बात से कि अगर उस संतान में रूप मेरा आ गया और गुण तुम्हारे आ गए फिर क्या होगा। मैं इस बात से बहुत खौफ खाता हूँ। और आर.के. लक्ष्मण ने जो इसका जो उल्लेख किया वो इस संदर्भ में किया कि एक विट है, एक विट को, एक व्यंग को आप हास्य की सामग्री कैसे बना सकते हैं। आप उस पर हास्य का ठप्पा लगाइए और उसको बेच डालिए, परोस डालिए, ये गलत है। मेरा कार्टून अपने समय पर सबसे सशक्त टिप्पणी, और मैं समझता हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे कई बार मेरे संपादकों ने कहा है कि आज तुम्हारा कार्टून हमारे पूरे संपादकीय लेख पर हावी है। और मेरे लिए वह दिन भी गर्व का था जब मुझे कहा गया कि जब अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया कोई भी पढ़ता है तो सबसे पहले वो कार्टून देखता है।
संपादकीय पेज और फ्रंट पेज की जो सुर्खियां हैं वो बाद में देखता है, पहले कार्टून पे उसकी नज़र जाती है। और कार्टून के लिए हमेशा जो समाचार पत्रों की जो तकनीक है उसके हिसाब से बाएं से शुरू होकर नीचे तक नज़र फिसलती है, ये माना जाता था। इसलिए वो कहते थे कि टॉप की स्टोरी बाएं से शुरू होगी और नीचे बॉटम जो स्टोरी है वो उतनी ही रुचिकर होनी चाहिए, क्योंकि नज़र जो पाठक की जो फिसलती है किसी अखबार पर, तो वो लेफ़्ट से वाम से फिसलती हुई नीचे बॉटम राइट तक आती है। अब कहते हैं जब ये क्लास में जब पढ़ाया जाने लगा तो मुझे ये भी अटपटा लगा, ये गलत है, मैं सिद्ध करूँगा। और मैंने अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत और बहुत कुछ अपने पूर्वजों से और अपने आसपास के परिवेश से सीख कर ये बात तय की कि मेरे समाचार पत्र में मेरा कार्टून बाईं ओर ही छपेगा। और मैं दावा करता हूँ कि लेखक या पाठक, जो पाठक है, जो वो लीड की स्टोरी के बाद दाएं नहीं फिसलेगा, वो सीधा नीचे फिसलेगा। और ये बात हकीकत थी कि टाइम्स ऑफ इंडिया के जब भी रीडर्स सर्वे होते थे या उनके जो एजेंटों से जो टिप्पणियाँ जिनके आधार पर वो अपनी सर्कुलेशन या अपनी नीति का एक प्रकार से चयन करते थे, नीति निर्धारित करते थे, तो उसमें ये बात भी आती थी कि अधिकांश पाठक इसलिए भी इस समाचार पत्र को पसंद करते हैं कि आर.के. लक्ष्मण का उसमें कार्टून होता है। अब मित्रों, स्थिति जो आ गई है, जो संकट में स्थिति है, वो ये है कि एक समाचार पत्र, एक राष्ट्रीय समाचार पत्र ने ये निर्णय किया है कि आर.के. लक्ष्मण की कार्टूनों की परंपरा को पुनर्जीवित करूंगा और उसी कार्टून जो जितने भी छपे हैं उन्हीं का पुनर्प्रकाशन हम लोग शुरू करेंगे। स्वागत तो हुआ, इसका होना था, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कर दिया कि ये जो कार्टून हैं ये एक प्रतियोगिता के रूप में होंगे। हम नीचे कैप्शन नहीं देंगे, कैप्शन पाठक भरेंगे। एक डबल बेनिफिट की जो मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है आजकल हर चीज़ में, चाहे वो साहित्य है, चाहे कला है, चाहे पत्रकारिता है, उसमें नीति निर्धारण जो है वो सिर्फ एक मुनाफे को लेकर होता है कि ये जो पूंजी का निवेश जो है हम तब करेंगे जब उसमें से कुछ 4 पैसे लौटेंगे भी। तो उन्होंने ये एक बहाना किया कि उसमें पाठक जो है स्वयं इसका कैप्शन जो है वो स्वयं पाठक तैयार करेगा और हम उस कैप्शन को बाकायदा एक सीरियलाइज के रूप में छापेंगे। जिनकी उत्कृष्ट होंगे उनको पुरस्कृत भी करेंगे, उनके लिए आर.के. लक्ष्मण के नाम से ही पुरस्कार होगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो संकट आया, जो सर्वेक्षण टीमों थी, उन्होंने भी उनको ये कहा कि अगर हम ऐसी योजना शुरू करते हैं तो वो योजना फ्लॉप भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आलोचना भी उसकी हो सकती है। आलोचना किस बात की होगी? आलोचना इस बात की होगी कि आर.के. लक्ष्मण का एक एक प्रतीक, एक एक टिप्पणी अपने सामयिक, अपने समय के परिवेश पर की गई एक ऐतिहासिक टिप्पणी है। दस्तावेज़ के मुताबिक दस्तावेजी टिप्पणी होती है। उसकी व्याख्या के साथ साथ आप उस काल के परिवेश को भी आप पहचान जाते हैं। और ये अगर ये आप पाठक के स्पुर्द कर देंगे तो पाठक, तो सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई आत्मा होती है और आर.के. लक्ष्मण की कहीं आत्मा है तो वो उसको खा जाएगी, वो सहन नहीं करेगी। और दूसरी बात यह है कि जो उसका जो मूल स्वरूप है उसकी एक ये आपत्ति, बड़ी तकनीकी आपत्ति जो दर्ज की गई है, मैं आपको बड़ा उसका, इसके माध्यम से आप उसकी बारीकी को भी समझेंगे कि उसका जो कॉमन मैन है, कॉमन मैन के बाल खड़े हैं। और आर.के. लक्ष्मण ने स्वयं इस बात की भी व्याख्या अपने एक वक्तव्य में की थी कि ये बाल नहीं खड़े, ये प्रश्न हैं जो किसी भी चुनौतीपूर्ण माहौल में हर कॉमन मैन के दिमाग में कौनते हैं। वो जानना चाहता है कि ये जो बात हुई है, जो घटनाक्रम है, इस पर क्या एक व्यक्ति की सामयिक टिप्पणी हो सकती है, सामयिक प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। तो वो व्यक्ति, मैं कहने का मकसद ये है कि आर.के. लक्ष्मण सिर्फ कार्टून कला को एक व्यंग की या हास्य की मुद्रा तक सीमित नहीं रखते थे, बल्कि उसमें एक दर्शन शास्त्र था, एक फ़िलॉसफी थी। और इस फ़िलॉसफी का जो गहन अध्ययन है, अगर हमारा कलमकार, हमारा कूचीकार, हमारा जो नृत्य की भंगिमाओं को प्रस्तुत करने वाला, अगर कोई सांस्कृतिक चेतना जगाने वाला रंगकर्मी अगर उसको चेतना को समझ पाए, उसका मर्म समझ पाए, तो यह कितनी बड़ी बात होगी मित्रों। और ये चीज़ें ये आपको या तो आर.के. लक्ष्मण में मिलेंगी और या उसके भाई आर.के. नारायण में मिलेंगी। धन्यवाद।